गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को हिंदी पद्य का इतिहास के बारे में जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, आज मैं आप लोगों को काव्य के भेद के बारे में बताएंगे ना। जैसे ये काव्य के भेद क्या है, ठीक है ना। तो काव्य के मुख्य दो भेद हैं, ठीक है। जो काव्य हम पढ़ते हैं उस काव्य के मुख्य क्या है, दो भेद हैं, ठीक ना। कौन कौन? तो पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य, ठीक ना। पहला है यानी श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य है। यानी काव्य के मुख्य कितने भेद होते हैं? सिर्फ दो, ठीक है। और उन दो भेदों में पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य, ठीक है। तो श्रव्य काव्य का मतलब क्या होता है तो बता रहे हैं आप लोगों को। पहला है श्रव्य काव्य, ठीक है। तो श्रव्य काव्य वह काव्य है, ठीक ना, जो कानों से सुना जाता है, ठीक है। श्रव्य काव्य का मतलब यह होता है कि जो हम कानों से सुनते हैं या जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य, ठीक। तो श्रव्य काव्य का मतलब यह होगा कि जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है दृश्य काव्य, ठीक है। दृश्य काव्य का मतलब यह होता है, ठीक है, दृश्य काव्य वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, ठीक है। अभिनय का मतलब यह होता है जैसे हम मंच के माध्यम से कोई कार्यक्रम को हम देखते भी हैं और उससे जो कुछ बोला जाता है उसे हम सुनते भी हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दृश्य काव्य। दृश्य का मतलब यही होता है देखना, ठीक ना। तो दृश्य काव्य वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा जाता है, ठीक है। जैसे में नाटक, जैसे कोई हम नाटक देखते हैं, ठीक है, तो नाटक हम देखते हैं मंच के माध्यम से तो उसे देखते भी हैं और जो उस मंच के माध्यम से कहा जाता है उसे सुनते भी हैं, समझ आएगा ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? दृश्य काव्य, ठीक। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में बस इतना ही अंतर है कि जो श्रव्य काव्य है, ठीक है, उसको हम सिर्फ कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। और दृश्य काव्य का मतलब यह होता है कि जो हम अभिनय के माध्यम से उसे देखते भी हैं और उसे सुनते भी हैं, जैसे में नाटक, समझ आएगा ना। तो ये जो है काव्य के दो भेद रहे और इन भेदों के यह प्रकार है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है श्रव्य, ठीक है। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। जैसे मान लीजिए श्रव्य काव्य है ना, तो इस श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं या दो भेद हैं, ठीक है। इसमें पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य, ठीक है। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं। उन दो भेदों के नाम हैं, पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य, ठीक है। अब इसमें जो है ये प्रबंध जो काव्य है, करें प्रबंध काव्य के अंतर्गत, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य व खंड काव्य तथा आख्यानक, दिख रहा है ना, गीतियाँ आती हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए श्रव्य काव्य है, तो श्रव्य काव्य के दो वेद हैं, ठीक। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। तो देखिए इसमें पहला के बारे में हम बता रहे हैं, यानी प्रबंध काव्य। जो प्रबंध काव्य है, ठीक है, इसके अंतर्गत समझ आएगा ना, इसके अंतर्गत जो है महाकाव्य व खंड काव्य तथा आख्यानक गीतियां आती हैं। यानी इसके प्रबंध काव्य के अंतर्गत ये जो है देखिए महाकाव्य आता है, खंड काव्य आता है, आख्यानक गीतियां आती हैं। समझ में आ गया? तो इसमें हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि महाकाव्य का निर्माण कैसे हुआ, खंड काव्य का कैसे हुआ, आख्यानक गीतियां का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो यह जो है जान लीजिए प्रबंध काव्य के अंतर्गत यह आते हैं। कौन? महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियां, ठीक है। इसके बाद यह आगे जो दूसरा है मुक्तक काव्य। देखिए मुक्तक काव्य के भी क्या दो भेद, कह रहे ना, मुक्तक काव्य के भी दो भेद हैं। पहला है देखिए पाठ्य मुक्तक और दूसरा है गेय मुक्तक, कह रहे ना। ये जो है मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत ये खंड काव्य आते हैं, ठीक। मुक्तक काव्य के भी दो वेद होते हैं। ये मुक्तक काव्य के जो दो वेद होते हैं उनके नाम है पाठ्य मुक्तक और दूसरा है गेय मुक्तक। समझ आ गया ना? इनके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम ये प्रबंध काव्य जो है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो ये खंड काव्य हैं, ठीक, महाकाव्य हैं और आख्यानक गीतियां हैं। तो आज हम महाकाव्य के बारे में आप लोगों को बताएंगे। देखिए पहला है महाकाव्य, ठीक है ना। महाकाव्य का मतलब यह होता है कि प्राचीन आचार्यों के अनुसार, ठीक है, प्राचीन आचार्यों के अनुसार महाकाव्य में, ठीक है, जीवन का चित्रण व्यापक रूप से होता है। यानी जो काव्य जो लिखा गया, जिन विद्वानों ने लिखा है, ठीक है, उसमें मानव के जीवन का पूरा विवरण, ठीक है ना, उसमें दिया गया है, ठीक है। और इसकी कथा जो है इतिहास प्रसिद्ध होती है। जो महाकाव्य में जो भी विद्वानों ने जो लिखा, आचार्यों ने लिखा, समझाया ना, वह एक कथा में इतिहास प्रसिद्ध, मैंने वो इतिहासों में भी क्या है प्रसिद्ध है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है, जिसके बारे में लिखा गया महाकाव्य, जिसके बारे में लिखा गया, जिन आचार्यों ने विद्वानों ने लिखा, समझ लीजिए वह बहुत विद्वान और महान क्या चरित्र वाला था। इसमें जो है करें वीर, देखिए इसमें वीर रस, ठीक ना, श्रृंगार रस और शांत रस, यह तीन जो रस हैं, ठीक है, वीर और श्रृंगार, ठीक है, और शांत रस में से कोई एक रस, ठीक है, प्रधान तथा शेष रस, इनमें से कोई एक रस जो है प्रधान होता है, या वीर रस हो, या उसमें श्रृंगार रस हो, या शांत रस, ठीक है। जिसके बारे में यानी जो भी महाकाव्य लिखा गया, तो किसी में वीर रस है, किसी में श्रृंगार रस है और किसी में शांत रस है। समझ आ गया? तो करें कि यह वीर, श्रृंगार, शांत रस में से कोई एक रस प्रधान
तथा शेष रस गौण होते हैं, यानी शेष रस जो है बिल्कुल छिपे होते हैं, ठीक ना। शेष जो रस होते हैं वो बिल्कुल छिपे हुए होते हैं। और देखिए महाकाव्य, ठीक है, जो महाकाव्य सर्गबद्ध है ना, महा जो काव्य जो है वह सर्गबद्ध होता है। करें इसमें कम से कम, देख रहे हैं ना, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। कम से कम जो महाकाव्य जो लिखा गया उसमें कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। और महाकाव्य की कथा में, ठीक है, धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले, ठीक है, प्रसंगों का समावेश होना चाहिए। यानी जो महाकाव्य, ठीक है, या जो धारावाहिक जो बनी है, जिन लोगों ने बनाया, जिन आचार्यों ने, जिन विद्वानों ने, वह माने हृदय देखने के बाद हृदय भाव विभोर, ठीक है, यानी हो जाता है। यानी उसके प्रसंगों वैसा जो है उसमें प्रसंग का माने उसमें ऐसा प्रसंग समाहित होता है जिसको हम जब देखते हैं ये किसी धारावाहिक को तो हम भाव विभोर हो जाते हैं। सुना ना। करें कि हिंदी के, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। हिंदी में कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, अक्सर करके एग्जाम में पूछा करता है, जान लीजिए, ठीक है, बोर्ड के कि किसी यानी महाकाव्य का नाम लिखिए, या ऐसे पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए पद्मावत, ठीक है, पद्मावत महाकाव्य किसकी रचना है। तो देखिए ये जो है हिंदी में जो है ये प्रसिद्ध क्या है, महाकाव्य है। तो पहला है पद्मावत है, ठीक, दूसरा है रामचरितमानस है, ठीक, साकेत है, ठीक है, प्रिय प्रवास है, यह कामायनी है, उर्वशी है और लोक का कहन है। ये जो है हिंदी के जो प्रसिद्ध क्या है महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों को पूछता है, इन महाकाव्यों के यानी लेखकों को पूछता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यह पद्मावत, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, ऐसे करके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, यह भी कहानी, ये भी जयशंकर प्रसाद हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो भी महाकाव्य हैं, ठीक है, इन महाकाव्यों को आप लोगों को याद करना है, ठीक है, और इन महाकाव्यों को कौन लिखने वाला है, ठीक है। तो देखिए किताब में आपके ये दिया गया है, पद्मावत है, ठीक, रामचरितमानस है, साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, उर्वशी है और लोका है। यह हिंदी के क्या है महाकाव्य हैं, ठीक है। तो ये काव्य के भेद में आप लोगों को हम प्रबंध काव्य के बारे में जो उसके अंतर्गत जो आने वाले जो खंड काव्य हैं, ठीक है, तो इसमें महाकाव्य है, खंड काव्य है, ठीक है, आख्यान गीतियाँ हैं। आज मैं आप लोगों को महाकाव्य के बारे में हम बताया कि महाकाव्य, ठीक है ना, का क्या मतलब है और हिंदी में महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो हिंदी में महाकाव्य पद्मावत है, रामचरितमानस है, जान लीजिए, अक्सर करके पूछा करता है, जान लीजिए, ठीक है, पद्मावत है, रामचरितमानस को कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं, साकेत है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, उर्वशी है और लोका है। इनमें से एकदम बिल्कुल अक्सर करके पूछा करता है। तो ये महाकाव्य, यदि महाकाव्य पूछता है कि किसी हिंदी में किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए,
तो आप इनमें से कोई भी महाकाव्य का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके किताब में भी दिया गया है। ठीक है, काव्य के भेद लिखा गया है। इसमें से हम जो मेन जो चीज़ें हम छाट कर उसको पढ़ाते हैं, आप किताब से भी उसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आगे जो है हम जो है आप लोगों को यह खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ के बारे में बताएंगे। इसके लिए जो है धन्यवाद।